महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है। 45 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी कभी बेरोजगारी की समस्या नहीं आई। पहली दफे हुआ आजाद हिंदुस्तान में कि नदियां भी लाशों से पट गई। हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हो चुकी। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है प्रणव उपाध्याय और आप देख रहे हैं यू टर्मिनल। आज हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश माननीय राम गोविंद चौधरी जी। आइए जानते हैं, बलिया पे इनसे बात करेंगे। बलिया में हालात जब स्थिति बाढ़ की आती है तो हालात एकदम बिगड़ जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हालात बिगड़ जाता है, क्योंकि उत्तर साइड में घाघरा नदी है, दक्षिण साइड में गंगा नदी है, और जब दोनों नदियां बढ़ जाती हैं, बीच में जब बरसात होता है तो पूरा जिला ही जलमग्न हो जा रहा है। और 2 साल से तो किसानों का बिल्कुल फसल चौपट हो जा रही है। कटान एक बड़ी समस्या भी है अलग से। जब हमारी सरकार थी, जब मैं पहले दफे इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक हुआ 2002 में, तो 3 में हमारी सरकार बनी, नेताजी मुख्यमंत्री बने, तो जो उस समय कटान था रेवती से उत्तर, और मैं कम से कम 10-15 बड़े बड़े ठोकर बनवाए। कटान रुक गया, यानी कि गांव तो गिर गए। इस सरकार में भी मेरे क्षेत्र में 2-3 गांव गिरने के कगार पर थे, तो वही जैसे तैसे कुल बोरिया फुरिया भर के भरा गया है। एक गांव में हुआ कि इस पर ठोकर बन जाए या स्लीपर लगा दिया जाए, लेकिन मंत्री भी आके आश्वासन देके गए, एमपी साहब भी आके देके गए, अधिकारी भी आके गए, विधानसभा में भी मैंने 3 बार उसको उठाया। अभी तक वह काम, नौका गांव है ककरघट्टा गांव सभा में, वह काम अभी पूरा नहीं हुआ। मतलब ये इस सरकार में ये काम रुका हुआ है। उसके पहले जब आपकी सरकार थी तो आप लोग ये कार्य कर रहे थे? नहीं, कर दिए थे। अच्छा। अब ये जिसको बता रहे हैं, उस समय मेरे क्षेत्र में वो गाँव नहीं थे। मनियर ब्लॉक उस समय मेरे क्षेत्र में नहीं था, बाद में परमिशीमन में वो आया है, 7 में वो गाँव की 12 में आया। जैसे 22 के चुनाव में क्या हो रहा है कि कई पार्टी से लोग आ रहे हैं सपा में, तो इससे क्या होता है कि कई जगह कई नेता हो जा रहे हैं कि अब इसमें दिक्कत ये होगी कि किसको टिकट दिया जाए। तो एक ये डर नहीं बन रहा है कि अगर इनको टिकट नहीं मिला तो पता ना वो बागी होके उनके लोग जो हैं वोट ना करें? ये संभव नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे तेल हो, जिस भी प्रकार का तेल हो, सरसों का हो, हर चीज़ का तेल आसमान छू रहा है। लगभग 250 करीब बिक रहा है। खाद्य सामग्री महंगी हो गई है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल महंगा हो गया है। किसान का धान भी नहीं खरीदा गया एमएसपी पर, केवल 10%, 5% खरीदा गया। बिचौलिए सब खरीद लिया, उसी दाम पर उसी केंद्र को बेच दिया। और गेहूं भी इस बार 10% का 8% भी क्रय केंद्रों के माध्यम से नहीं खरीदा गया। सब बिचौलियों ने खरीद करके और उसी रेट पर केंद्र को दे दिया। सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने सारा गेहूं खरीद लिया। अभी जाके देखिए पिलीभीत में और कई जगह भी ट्रैक्टरों से लगे हुए हैं। 45 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी कभी बेरोजगारी की समस्या नहीं आई। लॉकडाउन के कारण से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जो रोज नौकरी करते थे वो अपने घर चले आए। रोजगार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, दवा की समस्या है, किसान की समस्या है। अगर किसान कह रहा है कि तीनों कानून वापस लीजिए और एमएसपी का कानूनी दर्जा दे दीजिए, अगर कानून बन गया होता तो चाहे क्रय केंद्र न भी खरीदता तो जो व्यापारी खरीदता एमएसपी के रेट पर ही खरीदता, नहीं तो जेल जाता। तो हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हो चुकी है। कोरोना में केवल उत्तर प्रदेश में करोड़ से भी अधिक लोग मरे हैं
ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, दवा के अभाव में, और दवाओं का दाम लाख गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ गया। लोग तड़प तड़प के मरे। सरकार उस आंकड़े को भी छिपा रही है। ये पहली दफे हुआ आजाद हिंदुस्तान में कि नदियां भी लाशों से पट गई, शमशान में जलाने की जगह तक नहीं मिली। ये सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होती तो इस्तीफा देकर के जनता से माफी मांगती। आप शमशान की बात कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में हमने देखा था कि अखिलेश यादव काफ़ी ट्विटर पे प्रयागराज का फ़ोटो डाल के कि लाश ऐसे ही ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन इस पे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट फटकार लगाया है कि ये प्रथा आ रही है हिंदुओं की। किसको फटकार लगाया हाईकोर्ट? हाईकोर्ट तो सरकार को लताड़ लगाया था। नहीं, हाईकोर्ट ने ये भी बोला है कि ये प्रथा है, ऐसा जो ये पेपर का कटिंग है इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब पेपर की कटिंग है क्या है? आँखिया तो नहीं ना गलत है किसी की। आपकी आंख गलत नहीं है, हमारी आंख गलत नहीं ना है। जो आंख से दिखाई दे रहा है वो कैसे गलत हो सकता है? लेकिन वो फोटो 2015 की बताई जा रही है। 2015 की लाश पड़ी रहेगी। 2015 की फोटो को वायरल किया गया है। नो बलिया में 2015 को वायरल किया गया। बलिया में जो पड़ी हुई थी, बलिया की नहीं, प्रयागराज की बात। तो प्रयागराज गए क्यों? बलिया में, उन्नाव में, प्रयागराज में, कानपुर में कहाँ नहीं थी? नहीं, मुद्दा प्रयागराज को बनाया गया था ना, मुद्दा बलिया से लेकर के और हरिद्वार तक बनाया गया था। मतलब आपका कहना है वो फर्जी है? फर्जी ना, वो सही है। वो लाशें तैरती हुई सही हैं। जब शमशान घाट पर जगह नहीं मिली लोगों को तो नदी में फेंक दिए लोग, और जबकि नदी में लाश को फेंकना कानून बना करके वर्जित कर दिया गया। बिहार में चाचा भतीजे की अभी लड़ाई चल रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे फिर साथ आएंगे? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, उस विषय में मैं नहीं कुछ बता सकता। मतलब इरादा है कि अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं? बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही मान का है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोरोना वैक्सीन को लेके बीजेपी का वैक्सीन बता दिए थे। भाई बीजेपी उस समय कह रही थी कि हमारी वैक्सीन है, हम वैक्सीन लगवाएंगे लोगों को, लेकिन वो तो बोल दिए कि हम तो लगवाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये बीजेपी के वैक्सीन का कौन किसका, जब कोई पार्टी वैक्सीन ले आएगी तो कौन उस पर विश्वास करे? नहीं तो अब सरकार ने कहा है। अब दो बात और, एक बात क्यों, एक बात और जुड़ी है। उन्होंने कहा था कि जब तक सारे गरीब लोगों को नहीं लग जाएगी वैक्सीन तब तक मैं वैक्सीन नहीं लगाऊं। फिर भी दोहराया है कि जब उत्तर प्रदेश में सारे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो अंतिम व्यक्ति मैं लगवाऊंगा, और जब वो लगवा लेंगे उसके बाद मैं लगवाऊंगा। लेकिन फिर भी जिस समय कोरोना का दूसरा वेव चल रहा था उसमें उनको चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि हाँ आप वैक्सीन जाके लगवाइए। उस समय उनका ये स्टेटमेंट आना। वो क्यों बताएं? वो डॉक्टर है क्या? नहीं, वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष को बताने का क्या औचित्य होता है? नहीं, डॉक्टर बताएगा, वैज्ञानिक बताएगा, और दो जो देश और दुनिया का माना जाना हुआ डॉक्टर थे जो रोज यूट्यूब पर आते थे, दोनों डोज लिए हुए थे, मौत हो गई। 100 लोग जो दोनों डोज लिए हुए थे कोरोना से ग्रसित हो गए। मतलब आपको अभी भी शक है वैक्सीन पे? शक नहीं है, लेकिन देख आप नहीं सुना? आप लोग चलाते हो चैनल पर ना, चैनल पर तो आप लोग चलाते हैं। हम लोग ये नहीं चलाए कि वैक्सीन से किसी की मौत हो रही है। तो नहीं चले तो आप गलत चलाए, आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब। आपको नहीं, वैक्सीन से मौत की बात नहीं चलेगी। डॉक्टर जो हैं दोनों वैक्सीन लगवाए थे, जो देश और दुनिया के माने जाने डॉक्टर थे हार्ट के, वो तो दोनों लगवाए थे। विश्वास किसी चीज पर होना न होना अलग की बात। आप दवा डॉक्टर आपको देता है, कोई 200 वर्ष से जिएंगे नहीं, मरना ही है। और अखबार ही लिखा, चैनल ने चलाया कि कई लोग जिनको दोनों वैक्सीन लगी उनको भी कोरोना हुआ। जैसे हमको कोरोना हुआ इसका नहीं हुआ, बहुत लोगों को कभी कोरोना नहीं हुआ, यही बैठे हुए लोग इसमें किसी को कोरोना नहीं हुआ। अच्छा, मायावती को लेके इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? क्योंकि मायावती आप लोगों को घेरती रहती हैं ट्विटर पे, लेकिन आप लोगों के तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। हम लोग क्यों उनकी बात का खंडन हम करें कि हम जनता के सवाल को उठाएं? नहीं, जैसे आप सवाल उठाते हैं भाजपा की तरफ से, तो वैसे मायावती से भाजपा तो सरकार में, मायावती जी कौन सरकार में? भाजपा तो सरकार में है, सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करना है। मान लिया मायावती जो सरकार में है, लेकिन उनसे सवाल पूछा जाए। अयोध्या में राम ट्रस्ट पे जो ये घपला हुआ है उस पर कुछ? राम जो है हम लोगों के लिए आस्था के केंद्र है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम वोट के केंद्र है। ये तो छोड़िए, तो जो आपके सामने सबका आ गया। मैं एक सवाल करता हूँ
कि जब बाबरी मस्जिद टूटी हुई थी तो उसमें से ईंटा निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के घर घर हिंदुओं के शिला पूजन करा के अरबों खरबों रुपया वसूला गया था। वो पैसा कहाँ गया, कोई हिसाब तो दिया ही नहीं। वो पैसा कहाँ चला गया कि दोबारा राम जी के मंदिर निर्माण के लिए चंदा और दान लेने की आवश्यकता पड़ गई? वो पैसा गया कहाँ? इसको न विश्व हिंदू परिषद बताया, न RSS बताया, न भारतीय जनता पार्टी बताई। यूपी में ओवैसी फैक्टर चलेगा? यहाँ एक ही फैक्टर चलेगा, अखिलेश फैक्टर, और किसी का फैक्टर नहीं चलने वाला है। हो सकता है वो मुस्लिमों का वोट काट दे, 100 सीट। कोई सवाल नहीं है, एक ही फैक्टर चलेगा उत्तर प्रदेश में। 5 बरस के जो विकास काम, चौतरफा विकास, हर जाति वर्ग धर्म के लोगों का विकास का काम किया है अखिलेश यादव जी। अब जन जन उनको पुकार रहा है। इस 4.5 साल में जो वर्तमान सरकार ने हर जाति वर्ग धर्म के लोगों की दुर्दशा कर दिया है, अब लोग अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। इस प्रदेश में एक ही फैक्टर चलेगा, अखिलेश का फैक्टर। अगली बार भारी बहुमत से जनता अखिलेश जी की सरकार बनाएगी और अखिलेश जी बहुमत के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक गाना चल रहा है कि मुरलीधर कृष्ण चले हैं, यूपी में अखिलेश चले हैं, तो क्या आप कृष्ण का सहारा तो नहीं ले रहे हैं? कृष्ण राम शंकर सब लोग सारा हिंदू, हम राम कृष्ण दोनों को बराबर मानते हैं। हम भगवान में बंटवारा नहीं करने वाले लोग हम लोग हैं। बंटवारा भाजपा ही कर सकती है। हमारे लिए राम कृष्ण शिव दुर्गा जितनी देवी देवता हैं सब हमारे लिए बराबर है। अगर आपकी सरकार 22 में बनती है तो आप बलिया के लिए क्या करेंगे सबसे पहले? के लिए जितना पिछली बार किया गया था बलिया के इतिहास में 1952 से लेकर 1912 के पहले जितना बलिया का विकास हुआ था, 5 वर्ष में उससे 100 गुना विकास हुआ, केवल 5 वर्ष। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बना, चंद्रशेखर जी के नाम पर स्टेडियम बना, गंगा जी पर बहुत बड़ा पुल बना, घाघरा पर 2 बहुत बड़े पुल बने। हम अपने क्षेत्र में पॉलिटेक्निक स्कूल, ITI स्कूल, पंचायत ट्रेनिंग सेंटर और आश्रम पद्धति स्कूल, 400 के बीए का सब स्टेशन, सुखपुर में 30 बेड का अस्पताल, देलहुआ में 32/11 का सब स्टेशन, सिकंदरपुर से लेकर के और लालगंज तक ये पूरी 2 लेन की सड़क, बांसजी से लेकर के बलिया तक 2 लेन की सड़क, सिकंदरपुर से लेकर के बलिया तक 2 लेन की सड़क, बांसजी से लेकर के गाड़ा होकर फेफना 2 लेन की सड़क। कोई चीज़ बाकी बात हम समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी ने बलिया में नहीं छोड़ा। जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो हमारे साथ थे नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश श्री राम गोविंद चौधरी जी।